व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा होता क्या है, ये पूछेगा। साथ में विभिन्न व्यावसायिक रोगों की सूची बनाएं। तो जब आप इसके उद्देश्य को समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है क्या, समझ गए ना। तो चलिए इसके उद्देश्य को देखते हैं कि आखिर यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस, समझ गए ना, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का क्या उद्देश्य है, समझ गए। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है, व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों व कार्मिकों में विभिन्न व्यवसाय जनित विकारों व दुर्घटनाओं की रोकथाम करना। अब आप लोग देखते होइएगा कितना व्यक्ति लोहा फैक्ट्री में काम करता है, स्टील फैक्ट्री में काम करता है, समझ गए, या ईंट भट्ठा में काम करता है, या फिर पत्थर तोड़ने वाला, बहुत सारे अलग अलग जो है व्यवसाय है और श्रमिक है, तो वो सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो सब के बिना सब जरूरी है, समझ गए ना, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। काम नहीं करेगा तो कैसे ईंट बनेगा, मकान बनेगा, समझ गए। अगर कोई पत्थर नहीं तोड़ेगा तो कैसे छोटे छोटे गिट्टी और जो है आपके घर में जो चूना सीमेंट लगता है वो सब बनेगा। तो सबका अपने अपने जगह पर काम करना जरूरी है, लेकिन इन सबको देख रेख भी करना जरूरी है। अगर मान गए इन क्षेत्रों में कोई श्रमिक या कर्मी काम कर रहा है जिनके लिए स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनको इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, तो इनके विकारों और इनके दुर्घटनाओं को रोकथाम करने के लिए यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है। जो व्यवसाय में रहते हुए अगर कोई काम अपना करता है और दुर्घटना हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसको जो है यहाँ पे सेवा इसी ऑक्यूपेशनल स्वास्थ्य सेवा के जरिए ही दिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है, व्यवसाय में कार्यरत जो भी लेबर है, श्रमिक है या कार्मिकों है, उनका स्वास्थ्य कर व सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना। अब इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जितने भी काम कर रहे हैं व्यवसाय में, ऑक्यूपेशनल अपने अपने व्यवसाय में जो भी श्रमिक कर्मी काम कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना भी इस सेवा का एक उद्देश्य है। व्यवसाय में कार्यरत जो भी श्रमिक है, जो भी कार्मिक है, उनके उत्पन्न रोगों का शुरुआती अवस्था में निदान कर उन्हें उपयुक्त उपचार उपलब्ध कराना। जैसे जो कोयला में काम करता होगा तो देखते हुए कोयला जलता है, उससे कितना दुर्गंध निकलता है, और जो वहाँ पे काम करता है तो उस डायरेक्टली उसके संपर्क में है, नज़दीक में है, तो उसको जो है उस प्रकार के रोग होना जाहिर सी बात है, बड़ी आसानी से रोग हो जाएगा। तो वैसे श्रमिक और कार्मिक जो अपने व्यवसाय में काम कर रहे हैं, उनको शुरुआती अवस्था में ही उनके रोगों को पहचान करना और उपचार करना, उपलब्ध कराना, ये सेवा का एक उद्देश्य है। व्यवसाय में जो भी कार्यरत श्रमिक है, कार्मिक है, उनको स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों से बचाना। अब जो अपने व्यवसाय में काम कर रहे हैं श्रमिक, उनको कोई अन्य निगेटिव प्रभाव ना पड़े इस रोग का, आगे चलकर इनसे बचाना भी जो है इस सेवा का मकसद है। आगे है, व्यवसाय में कार्यरत जो भी श्रमिक कार्मिक है, उनका सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्तर को उच्चतम बताना। अब हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य का स्तर ही अर्थ ही होता है कि सामाजिक, शारीरिक और मानसिक सभी तरीके से जो है बेहतर पाना ही जो है स्वास्थ्य का एक अच्छा अवधारणा है। सभी श्रमिकों व कार्मिकों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, विभिन्न व्यावसायिक रोगों की जटिलता के बारे में बताना। मतलब जितने भी कार्मिक अपने क्षेत्र में व्यवसाय में कार्यरत है, उन सबको स्वास्थ्य शिक्षा देना, उनसे रिलेटेड कौन कौन से उनके व्यवसाय से रिलेटेड जो है रोग होगा, उसका क्या जटिलता होगा, इसके बारे में बताना। जैसे कोई अगर कोयला वाला खदान में कोई कोयला जो है विभाग में, उद्योग में काम कर रहा है, तो उसको कोयला से संबंधित कौन कौन से किस्म का बीमारी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उससे कैसे बचेंगे, उससे क्या जटिलता है, इन सब के बारे में जो है उनको बताना। रोग व दुर्घटना से पीड़ित कार्मिकों को पुनर्वास देना। मतलब अगर कोई मान के लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको अचानक से पैर टूट गया, हाथ एक कट गया, इस प्रकार से होता है घटना बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े व्यवसायों में, तो उनको जो है रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास देना, जहाँ पे उनका ज़िंदगी जीने के लिए सिखाया जाता है कि अब आप दुर्घटना ग्रसित हो चुके हैं, आप एक पैर हाथ खो चुके हैं, या आपका ये चीज़ें गड़बड़ हो चुका है, तो कैसे आप ज़िंदगी को आगे तरह जिएंगे, इसके लिए पुनर्वास जो है में बताया जाता है ऐसे पीड़ितों को। तो ये सब जो है सेवा उपलब्ध कराना ही जो है इसका उद्देश्य होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस का। यानी व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मतलब ही है कि वे श्रमिक कार्मिक जो अपने व्यवसाय में, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनसे संबंधित अगर कोई आवश्यकता है, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए या बीमार होने वाला हो, तो उन सबको सेवा प्रदान करना ही जो है इस सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। आगे चलिए, आगे और भी इससे रिलेटेड प्रश्न है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं माय डियर, कह रहा है ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब व्यावसायिक रोग कौन कौन सा है। आपके ऊपर में कहा है ना कि व्यावसायिक रोगों को सूची बनाइए। तो व्यावसायिक रोग अथवा मुख्य व्यावसायिक आपदाएं निम्न प्रकार है। तो व्यावसायिक रोग कौन कौन सा है, यह एक आपदा के रूप में भी होता है, देख लीजिए। ऐसे कार्यस्थल जहाँ ताप, शीत, शोर, पराबैंगनी किरणें, आयनी किरणें आदि का इस्तेमाल होता है, वहाँ निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखिए,
ऐसे ऐसे कार्यस्थल जहाँ पे जो श्रमिक या श्रमिक काम करते हैं, जहाँ पे ताप का उपयोग किया जाता हो थर्मल प्लांट में, समझ गए, जहाँ पे शीत का मतलब बिल्कुल वो एरिया ही ठंडा से भरा हो, समझ गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हल्ला गुल्ला शोर वाला काम हो, पराबैंगनी किरणें का यूज हो, अल्ट्रा वायलेट जो है रे का यूज हो, समझ गए, आयनिक किरणें का यूज हो, ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले को निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। कौन कौन से रोग, और चलिए हम दिखाते हैं। जो जिस क्षेत्र में काम करे और उस क्षेत्र में अगर उस प्रकार का रोग हो जाए वही व्यावसायिक रोग होता है, समझ गए। यानी व्यवसाय में रहते हुए उस व्यवसाय से संबंधित रोग होना ही व्यावसायिक रोग कहलाता है, समझ गए। जैसे कोई ताप के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको जल जाएगा तो बर्न वाला हो जाएगा, हीट स्ट्रोक लगता है, समझ गए, निर्जलीकरण होता है, समझ गए ना, मसल्स क्रैम्प होता है, ट्रेंच फूट होता है, शीत गलन, ये ठंडा वाला इलाका में शीत गलन होता है, हाइपोथर्मिया मतलब तापमान बहुत कम हो जाता है, शोरगुली वाले इलाका में काम करेगा तो उसको डिफनेस बहरापन होगा, सिर दर्द होगा, अल्ट्रा वायलेट से स्किन कैंसर होता है, आयनिक रे से जो है इनफर्टिलिटी बांधता होता है। तो इन सब जो है उसके व्यवसाय में रहते हुए ये रोग होता है जो ऊपर में बताया गया है, वही ये रोग सब हो सकता है किसी भी व्यवसाय में अगर कोई काम करेगा तो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा रोग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसे कार्यस्थल जहाँ रासायनिक व धात्विक पदार्थ जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक आदि का प्रयोग होता है, वहाँ निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारे ऐसे औद्योगिक सब है, फैक्ट्री सब है जहाँ पे सीसा का, पारा का, समझ गए ना, आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है। तो इन सब का इस्तेमाल जहाँ फैक्ट्री में होता है वहाँ पे कोई ना कोई तो आदमी श्रमिक सब जरूर काम करता है। तो वो सब काम करता है तो उनको भी जो है जटिलता रोग होता है इन सब चीज़ों से। तो उनमें कौन रोग होगा, हेडेक होगा, व्यावसायिक मोतियाबिंद होगा, समझ गए, हृदय असमानता, हार्ट एब्नॉर्मलिटी हो सकता है, गर्भवती महिला में गर्भपात हो सकता है, समय पूर्व प्रसव हो सकता है, नवजात में जन्मजात विकृतियाँ हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसमा हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, आदि चीज़ें जो है इन सब चीज़ों में, इन सब विभागों में काम करने वाले को ये सब रोग हो सकता है और यही सब जो है व्यावसायिक रोग होता है, समझ गए। आगे चलिए, आगे एक एक करके इंग्लिश हिंदी साथ में दिया गया। अब हमारे यहाँ पे तीसरा पॉइंट है आपके सामने, ऐसे उद्योग जहाँ से निकलने वाली धूल शरीर में निम्नलिखित रोग उत्पन्न करती है। मतलब कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पे आपके धूल कण निकलते हैं, समझ गए, और उनसे भी जो है रोग होता है। जैसे कोई कोयला फैक्ट्री में काम करेगा तो उससे धूल निकलता है तो उससे एंथ्राकोसिस होता है रोग। गन्ने के फैक्ट्री में, गन्ने के जो मिल होता है उसमें काम करने वाले को उससे रेसे से धूल निकलता है, उससे बेगासिस रोग होता है, समझ गए। रुई या कपास के धूल से बाइसाइनोसिस होता है, सिलिका की धूल से सिलिकोसिस होता है, एस्बेस्टस धूल से एस्बेस्टोसिस होता है। तो ये सब जो है एक विशेष जो है आपके उद्योग में काम करने से वहाँ से जो धूल निकलता है छोटे छोटे, और उसके अपने श्वसन के जरिए जो वहाँ के कर्मचारी अपने अंदर लेंगे उनको तो बीमारी होगा ही, तो उनमें जो है ये सब बीमारी उनके उद्योग से, व्यवसाय से रिलेटेड होता है, समझ गए। आगे है चौथा, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कीटनाशक बनाने वाले उद्योग में रसायन पॉइजनिंग, केमिकल पॉइजनिंग हो सकता है। कुछ विशेष व्यवसाय से कैंसर होना, जैसे त्वचा का कैंसर, रक्त कैंसर, फेफड़े का कैंसर भी होता है। बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको जो है कैंसर भी हो सकता है, जैसे त्वचा कैंसर, रक्त कैंसर, फेफड़ा कैंसर, समझ गए ना, ये सब चीज़ें हैं। आगे चलिए देखते हैं, यांत्रिक खतरे, जैसे मशीन से दुर्घटना होकर अस्थायी व अस्थायी विकलांगता आ जाना। जैसे बड़े बड़े सुनते होइएगा कि बॉयलर फट गया, इतना आदमी का डेथ हो गया, इतना आदमी विकलांग हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं उद्योग से रिलेटेड ही जो है आपके समस्या है। मनोसामाजिक रोग, जैसे चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, कब्ज, न्यूरोटिक विकार, उच्च रक्तचाप आदि भी जो है ये सब चीज़ से व्यवसाय वाला रोग से हो सकता है। आठवां है, अन्य व्यावसायिक रोगों में एंथ्रॉक्स, जूनोसिस, क्षय रोग व त्वचा शोथ आदि रोग भी शामिल है। मतलब अन्य भी व्यवसाय रोग होते हैं जिनसे एंथ्रॉक्स रोग, जूनोसिस रोग, टीबी, क्षय रोग, त्वचा रोग, ये सब जो है आपके हो सकते हैं। तो यही सब व्यावसायिक रोग है जिसका लिस्ट मैंने आपको बता दिया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब आगे आता है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन व्यावसायिक रोगों को कैसे आप रोकथाम करेंगे, उपाय बताइए, ठीक है। तो इसको प्रिवेंशन करने का, ऑक्यूपेशनल डिजीज का प्रिवेंशन करने का कुछ जो है आपको रोकथाम करने का उपाय करना पड़ेगा। तो चलिए रोकथाम कैसे होगा देखते हैं। व्यावसायिक रोगों को रोकथाम करने का निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए जिससे आप जो है व्यवसाय में, फैक्ट्रियों समय होने वाले रोगों से बच सकते हैं। पहला पॉइंट है नियुक्ति पूर्व परीक्षण। पहला तो ये कर लीजिए कि जब भी कोई कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्मचारी को जब भी भर्ती करे तो किसी भी श्रमिक व कार्मिकों को व्यवसाय में नियुक्त देने से पूर्व परीक्षण करना चाहिए कि वह उस व्यवसाय के योग्य है या नहीं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उपयुक्त कार्य में लगाना है।
अब मान गए कोई व्यक्ति है, जैसे जैसे देखते होइएगा कि पुलिस वुलिस में जॉब के लिए उससे फिजिकल टेस्ट क्यों लिया जाता है? उससे फिजिकल टेस्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि पुलिस का काम होता है दौड़ धूप करना, बहुत हर एक परिस्थिति में अपने आप को जो है ढालना पड़ता है। तो उसको जो है अपने हर एक परिस्थिति में ढालना पड़ता है। तो ऐसे में आपको जो एक नॉर्मल व्यक्ति को, जिसको विकलांग है, उसको पुलिस में अगर भर्ती कर देगा तो उससे कुछ हो पाएगा? उसके क्षमता के अनुसार वो जॉब है ही नहीं, उसके लायक है ही नहीं। तो इसलिए जो है नियुक्ति से पूर्व परीक्षण करें। एक कंपनी को, एक व्यवसाय में किसी को नियुक्ति करने के लिए उसके योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसे कार्य में लगाना चाहिए और इसके लिए नियुक्ति देने से पूर्व जो है उसका टेस्ट परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके लायक आदमी मिलेगा तो बीमारी होने की खतरा कम रहेगा। समझ गए? पहला पॉइंट। दूसरा है व्यवसायिक कार्य का परीक्षण करना। दूसरा है व्यक्ति को जिस कार्य के लिए चयनित किया जाए उसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। अब देखते होइएगा कि जॉब लगने के बाद जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ताकि उस एनवायरनमेंट में उस काम काज को अच्छे से कर सके, परफॉर्मेंस, इसके लिए जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। तो व्यवसायिक कार्य का परीक्षण होता है, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भी जॉब में जो भी चयनित किया जाए व्यक्ति, उसको जो है पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे व्यक्ति को नॉलेज रहेगा कि कब किस कंडीशन में अपने आप को बचाना है सिचुएशन में। तो इससे जो है रोग से या दुर्घटना से व्यक्ति बच सकता है। तो दूसरा पॉइंट, व्यवसायिक कार्य का ट्रेनिंग होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन। व्यवसायिक कार्य के दौरान नियमित रूप से स्वास्थ्य आकलन किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के रोग का निदान किया जा सके। समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण, जैसे रक्त जांच, आंखों की जांच आदि करनी चाहिए और ये सब अच्छे अच्छे कंपनी में होता भी है। जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे कंपनी है वहाँ पे महीने में 2 महीने में शिविर लगता है और वह अपने कर्मचारियों को सभी चीज़ जाँच करवाता है, ब्लड वगैरह, और वह उससे पता लगता है कि किस व्यक्ति में कौन सा बीमारी है, तो उससे समय रहते पहले ही उसका जो है उपचार और निदान किया जाता है। तो कार्यस्थल में स्वास्थ्य का आकलन कैसे करेंगे? तो उसके लिए शिविर लगाता है कंपनी और अपने कर्मचारियों को सभी रक्त, आँख, सभी चीज़ों का जांच वगैरह करवाता है, जिससे स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। तो यही स्वास्थ्य आकलन होता है कार्यकाल में। समझ गए? चौथा होता है चिकित्सीय उपचार। किसी प्रकार के रोग निदान होने पर पर्याप्त चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब एक कंपनी में कोई लेबर काम कर रहा है, तो मान गए उसको थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम आ गया, समझ गए, तो उसको जो है कंपनी का काम होता है कि उसको जो है उपचार करवाना चाहिए, अगर उसके बीमारी के बारे में पता चल गया है तो। समझ गए ना? तो ये चीज़ें होता है जिससे उसे और ज़्यादा गंभीर होने से रोका जाएगा। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा देना। 5वां पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा। श्रमिक तथा कर्मचारी को पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने आप को रोगों व दुर्घटनाओं आदि से बचा सके। बिल्कुल सही है। आप एक व्यावसायिक रोग के जो है रोकने का उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए एक श्रमिक और कर्मचारी को पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने आप को किसी भी रोग से या दुर्घटना होने से खुद को बचा सके। क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री होता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा रड सब, बड़े बड़े कितने कितने टन टन के जो है आपके रड सब, सामान सब उठाना पड़ता है, मशीन उठाता है। अब मान गए मशीन अगर अचानक से उस पर अपना नियंत्रण न रखे तो वह क्या होता है, डायरेक्ट नीचे गिरता है और वह उसमें कितना व्यक्ति जख्मी हो जाते हैं, डेथ हो जाता है। तो इस प्रकार से आते रहता है। तो इन सब से बचने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है? 6वां पॉइंट है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए। अब ये कर्मचारी राज्य जो हम लोग पता है ईएसआई, समझ गए ना, एम्प्लॉय जो फंड होता है, प्रत्येक उद्योग व व्यवसाय को अपने कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई के अंतर्गत पंजीकृत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि वह स्वयं व अपने परिवार को सरकार द्वारा ईएसआई अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कर सके। तो माय डियर, 6वां पॉइंट यही है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत रजिस्टर्ड होना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर व्यवसायिक किसी भी उद्योग या व्यवसाय में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उससे अगर इसमें रजिस्टर्ड रहेगा ईएसआई में, कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत, तो वह खुद को और अपने परिवार को सरकार द्वारा ईएसआई जो अस्पताल है उसमें निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कर सकता है और बेहतर स्वास्थ्य बना सकता है। समझ गए? 7वां है माय डियर यहाँ पे सुरक्षात्मक वातावरण। प्रत्येक उद्योग व व्यवसाय में कर्मचारी को सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे शॉर्ट सर्किट से बचाव, मशीनों को कवर सही से लगे होना, आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्रों का लगा होना, पर्याप्त मात्रा में निकासी द्वार होना। अब बड़े बड़े जहाँ पे कंपनी होता है, मान गए जहाँ पे आग का ही काम होता है, समझ गए, थर्मल पावर प्लांट ये सब जहाँ पे होता है, जहाँ पे आग का ही काम है और उसके आसपास कर्मचारी सब काम कर रहा है, श्रमिक सब, तो मान गए हो सकता है दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकता है, तो आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र हो ताकि तत्काल बचाया जाए। समझ गए?
बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं तो उसको सही से कवर करने के लिए जो है चीज़ें होनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट से बचाव के उपाय होनी चाहिए। पर्याप्त जो है जहाँ भी काम हो वहाँ पे निकासी द्वार हो, ताकि कुछ भी अंदर दुर्घटना हो तो तुरंत जो अंदर कर्मचारी सब है बाहर धड़ाधड़ निकल सके। तो सुरक्षात्मक वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए, किसी भी उद्योग में, जिसके ज़रिए खुद को बचाया जा सके। 8वां पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा कक्ष। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयोगी सभी सामग्री होनी चाहिए। अब एक कंपनी है जहाँ पे इस तरीके के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी है जहाँ पे दुर्घटना हो सकता है, वहाँ पे फर्स्ट एड का एक जो है कक्ष होनी चाहिए, जहाँ पे अगर किसी को चोट लग जाए, कट फट जाए या हल्का सा जो है जल उल जाए तो उसको फर्स्ट एड करके उसका उपचार करके आगे रेफ़र किया जा सके। तो इसके लिए फर्स्ट एड होना कक्ष ज़रूरी होता है कर्मचारी के लिए, समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए, जिसके ज़रिए आप व्यावसायिक रोगों से कर्मचारी और उसके श्रमिकों को जो है रोकथाम कर सकते हैं व्यावसायिक रोगों से, ठीक है ना। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं 8 पॉइंट को फिर से। तो मैंने आपको क्या बताया, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं बताएं। तो आप लिखिएगा कि व्यावसायिक रोग को रोकथाम के लिए जो है किए जाने वाला जो उपाय है वह निम्न है, बहुत सारे हैं। उसमें से पहला है कि नियुक्ति से पूर्व पहले एग्जाम ले ले, टेस्ट ले ले, परीक्षण कर ले कि ये इस पोजीशन के लिए फिट बैठ रहा है या नहीं। दूसरा है व्यावसायिक कार्य का परीक्षण। अब जिस भी पोजीशन के लिए चयन हो व्यक्ति का, उसका जो है ट्रेनिंग होना जरूरी है ताकि वह अपने आप को उस पोजीशन के रूप में ढाल सके। तीसरा है कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन। अब जब वह व्यक्ति किसी कंपनी में, किसी उद्योग में काम कर रहा है तो समय समय पर उसके स्वास्थ्य का आकलन होना जरूरी है। इसके लिए जो है कैंप लगा के रक्त परीक्षण, आँखों की जाँच, तमाम जाँचें करके पता लगाया जा सकता है स्वास्थ्य के बारे में। चौथा है चिकित्सीय उपचार, जिसमें अगर किसी को पता चल जाए कि इसमें फलाना रोग है, इसमें इसको फलाना प्रॉब्लम है, तो उसका डॉक्टर से उपचार करके, चिकित्सीय उपचार करके उसको ठीक कराया जा सके, तो इसके लिए चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना। पाँचवा है स्वास्थ्य शिक्षा देना। स्वास्थ्य शिक्षा इसलिए कि मान गए बड़े बड़े जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है किसी कंपनी में, किसी व्यवसाय ऑक्यूपेशन में, तो वहाँ पे जो है क्या करनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए ताकि रोग और दुर्घटना से खुद को कैसे बचा सके। अब ईएसआई जो होता है कर्मचारी राज्य बीमा, इसके अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना होने पर खुद या अपने परिवार को सरकार के द्वारा जो ईएसआई अस्पताल है उसमें निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा का लाभ ले सके। तो इसके लिए ईएसआई रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 7वां है सुरक्षात्मक वातावरण बनाना चाहिए, जिसमें अगर शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए मशीन को कवर करने वाला, समझ गए, आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र, पर्याप्त मात्रा में निकासी द्वार, ये सब सुरक्षात्मक वातावरण होना जरूरी है। और 8वां है फर्स्ट एड रूम होनी चाहिए, जहाँ पे जो है अगर कोई दुर्घटना होता है तो तुरंत तत्काल जो है रिकवरी के लिए जो है देख रेख करके रेफर किया जा सके। तो प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो भी उपयोगी सामान है वो होनी चाहिए फर्स्ट एड के लिए, समझ गए, जिससे तत्काल कर्मचारियों को ट्रीटमेंट किया जा सके और आगे भेजा जा सके। तो ये आपका 8 पॉइंट है जिससे आप व्यावसायिक रोगों की, दुर्घटनाओं की रोकथाम कर सकते हो, समझ गए। ये 8 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है व्यावसायिक रोग के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में, कौन कौन से व्यावसायिक रोग है पूछते हैं, और रोकथाम करने का उपाय भी पूछता है। तो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया व्यावसायिक रोग के बारे में। एक बार और बताते हैं। व्यावसायिक रोग का मतलब है कि जिस व्यवसाय में रहते हुए, जिस भी उद्योग, कारखाने, जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उस क्षेत्र में रहते हुए उस व्यवसाय से संबंधित उसको कोई स्वास्थ्य से संबंधी परेशानियां आता है तो वही जो है उसका व्यावसायिक रोग होता है। जैसे कोई अगर मान गए कोयला फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको कोयला से होने वाले प्रॉब्लम जो है, जिससे कोयला से धूल कण आएगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा तो वह उसका व्यावसायिक रोग हो जाएगा। कोई शीशा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे संबंधित कोई रोग हो जाएगा तो उसका व्यावसायिक रोग हो जाएगा। कोई लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे संबंधित जो है उसको रोग हो जाएगा तो उसका व्यावसायिक रोग हो जाएगा, समझ गए। तो यही जिस व्यवसाय में, जिस ऑक्यूपेशन में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना हो या रोग से ग्रसित हो जाए तो ही उसका जो है आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज बन जाता है। हेल्थ एजुकेशन यही है, यूनिट है, उसके बारे में जानेंगे और इस हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल को बारे में जानेंगे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य बताएं, स्वास्थ्य शिक्षा का जो है सिद्धांत बताएं। तो चलिए आज देखते हैं। मेरे डियर, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए, स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा जो है द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। अब देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब जो है सीधी सी भाषा होता है एजुकेशन। आप स्वास्थ्य के बारे में एजुकेशन देना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ABCD सिखाना और ABCD सिखाना या
जो है 10वां 10th 12th ये सब की पढ़ाई कराना, यही सब एक एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन के मतलब होता है कि आपके अंदर एक क्वालिटी को जागृत करना, चीज़ें के बारे में मालूम करना, ठीक है ना, जानकारी देना, ये एक सब शिक्षा है। समझ गए चीज़ को? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा मतलब स्वास्थ्य शिक्षा, तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाले हर व्यक्ति तथा परिवार को ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, मतलब उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो आप लोग सीधा समझिए कि स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा मनुष्य या समुदाय के लोगों को शिक्षित करके आप उसके जीवन शैली को बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। ठीक है, जाहिर सी बातें हैं, आप देखते होइएगा बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में ही, स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में ही बहुत लोग जो है परिवार नियोजन नहीं करवा पाता है, बहुत लोग गंदगी में रहते हैं, जैसे तैसे रहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं उनको अपर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण ही होता है, उनको उतना शिक्षा नहीं मिला है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिला है, जिसके कारण वह अपना जैसे तैसे रह रहे हैं। तो यही कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आप समुदाय में जो है व्यक्ति के शिक्षित करके आप उनके जीवन शैली को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, यही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका। उसके बाद यहाँ ये मेन पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य शिक्षा वह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा मतलब प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय में रहने वाला व्यक्ति या फिर परिवार जो है क्या करता है कि उसको एक ऐसा व्यवहार सीखता है, एक ऐसा बिहेव सीखता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, उसके स्वास्थ्य के हित में होता है। ठीक है, तो यही जो है स्वास्थ्य शिक्षा होता है। तो मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया, आपको जितना याद हो आप स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लिख लीजिएगा। जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य शिक्षा किसी को देकर या कोई प्रदान करके अपने जीवन को, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, अपने जीवन को जो है अपने लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर बना सकता है, अपने हित में बना सकता है। ठीक है, अपने जीवन शैली को बदल सकता है या उससे स्वास्थ्य शिक्षा देकर बदला जा सकता है। तो यही सब स्वास्थ्य शिक्षा ना है, समझ गया? जैसे नाखून काट के रखना, नाखून काट के रखने का शिक्षा देंगे, क्यों? क्योंकि नाखून में अगर बड़ा होगा तो उसमें गंदगी बैठेगा और वो खाना के द्वारा अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। इसी प्रकार से साफ सफाई का शिक्षा देते हैं, ठीक है ना, आसपास के पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने का शिक्षा देते हैं। तो तमाम तरीके के शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य के जरिए जानकारी देंगे जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और बेहतर जो है जीवन दशा के लिए बेहतर हो, उसके हित में हो। समझ गए चीज़ को? चलिए, तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य शिक्षा। अब मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षा का कुछ पहलू होगा। अब जो हम मान के हम नर्स हैं तो हम किसी को चलेंगे समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देने, जानकारी देने किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ के बारे में, तो हमको कुछ ना कुछ चीज़ें जानकारी होना चाहिए। हमको जो है कैसे उसको स्वास्थ्य शिक्षा देना है, इसको तो हमको ध्यान में रखना ना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए किन किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को आपको, हमको, हर कोई व्यक्ति को जो खासकर मेडिकल क्षेत्र में काम करता है, तो अगर उसको स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी देना हो जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, तो उसके जानकारी में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और जब कोई चीज़ें ध्यान में रखकर काम करते हैं तो ही हमारा सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत, हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांत में देखिए, पहला है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है, यह जब हम समुदाय में लोगों के बीच देने जाएंगे तो जो है लोगों का इसमें दिलचस्पी हो, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो, यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। मान गए कि हम गए स्वास्थ्य शिक्षा देने समुदाय में, कम्युनिटी में, गांव में, ठीक है, एज ए नर्स, किसी भी टॉपिक पे, साफ सफाई या परिवार नियोजन, कुछ भी पे हुई स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने गए। लेकिन मान गए कि हम गए देने, और जहाँ पे मान गए हम अगर ग्रुप में स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं 10 आदमी के बीच में, अब हम प्लान बनाए कि 10 आदमी को हम एक साथ जो है शिक्षा देंगे, लेकिन जब हम शिक्षा देने गए तो वहाँ पे आदमी आया ही नहीं, उसमें भाग लिया ही नहीं, तो क्या मेरा स्वास्थ्य शिक्षा देने का जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा तो हम किसी न किसी व्यक्ति को ही देंगे ना, अपने समुदाय में, अपने गाँव में किसी को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वास्थ्य शिक्षा में लोग जो है बिना किसी जो है डर के भाग ले। अगर लोग भाग नहीं ले रहा है तो स्वास्थ्य शिक्षा सफल नहीं हो पाएगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर सफल बनाने के लिए लोगों को, जन समुदाय के जो है भागीदारी आवश्यक है। बिना भागीदारी के पूर्ण नहीं हो सकता है। बिना भागीदारी के आप किसको स्वास्थ्य शिक्षा देंगे? वही बातें हैं। तो सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है लोगों का, जन समुदाय का। दूसरा है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अब जब हम जाएंगे कम्युनिकेशन देने, तो मान गए सहभागिता हो गया, लोग आ गया हमारे बातों को सुनने के लिए, लेकिन जब हम
शुरू करेंगे तो हम लोगों के लिए, लोगों के अनुसार उनके भाषा को अगर हम नहीं समझेंगे और उनके ही भाषा में अगर हम उनको नहीं समझा पाएंगे, मतलब हमारा उनका कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब यही ना होता है कि एक दूसरे से सूचनाओं का या बातों का आदान प्रदान करना। तो अगर मान के हम अपने बातों को उनको नहीं समझा रहे, या वो हमें जो है नहीं समझ पा रहे हैं, या वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप जो स्वास्थ्य शिक्षा देंगे तो इसमें जो आप लैंग्वेज यूज करेंगे वह लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए, जो सरल हो, आसान हो, कठिन लैंग्वेज से दूर रहे, क्योंकि कठिन लोग, गांव के लोग जो होंगे उनको समझ में शायद नहीं आ सकता है। तो सरल और आसान भाषा का उपयोग करना चाहिए, जिससे कम्युनिकेशन, संचार जो है दोनों के बीच या लोगों के बीच में अच्छा हो, वो हमारी बात को समझ सके, हम उनकी बातों को समझ सके। और जब ये सब चीज़ें होगा तो स्वास्थ्य शिक्षा जो है बेहतर होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन बेहतर नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य शिक्षा या तो बीच में ही खत्म हो जाएगा, या शुरू होगा ही नहीं, या प्रभावी होगा ही, लोगों पर उसका प्रभाव होगा ही ना होगा। तो फिर स्वास्थ्य शिक्षा देने का कोई मतलब बनेगा ही ना बनेगा। क्योंकि आप जाएंगे गांव के इलाका में और गांव के लोग हिंदी जानते हैं, आप वहाँ पे धाए धाए इंग्लिश में समझाने लगेंगे तो समझेंगे आपको बातों को, उनके माइंड से उड़ जाएगा। ठीक है ना, वो बीच से ही उठकर चलने लगेंगे, कहेंगे क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए जो लोगों के अनुसार, उनके लिए, उनके समझने योग्य भाषा का उपयोग, कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए कम्युनिकेशन जो है अच्छा होना चाहिए, और साथ में हेल्थ एजुकेशन को प्रभावी बनाने के लिए, समझ गए। और साथ में कभी भी संक्षिप्त भाषा का, संक्षिप्त शब्दों का उपयोग ना करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो संक्षिप्त शब्दों का मतलब नहीं जान पाते हैं, शॉर्ट में नहीं बताए, अच्छा से डिटेल में बताना चाहिए, अच्छा से कम्युनिकेशन हो तो बेहतर है। तो दूसरा है कम्युनिकेशन। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, संप्रेषण भी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है मोटिवेशन। अब अभिप्रेरणा, हर व्यक्ति सीखने की जिज्ञासा रहती है, बिल्कुल सही है। अब कोई, हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या वयस्क हो, सब व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखने का जिज्ञासा रखता है। अब वो अलग की चीज़ें हैं कि आप उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सीखना सब चाहता है, लेकिन सबका अपना अपना अलग इंटरेस्ट होता है, उसी इंटरेस्ट में वह उसी रुचि के अनुसार सीखना चाहता है। तो मोटिवेशन के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं सीखने के लिए, उससे जो है क्या कर सकते हैं, उसके जिज्ञासा को आप प्रेरित कर सकते हैं। आप उसके जिज्ञासा मीन्स एक इच्छा को बढ़ा सकते हैं सीखने के लिए। कैसे? उससे मोटिवेशन करके, उससे जो है विभिन्न प्रकार के लोभ देकर, विभिन्न प्रकार के चीज़ों से जो है उसे क्या करवा कर जो है, मतलब इस प्रकार से हम उसे मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, प्रेरित करेंगे कि उस व्यक्ति में एक इच्छा जागृत हो जो उसे सीखने के लिए आगे बढ़ाए, प्रेरित करे। और इसी को तो हम लोग प्रेरणा कहते हैं ना। तो और इसके लिए सरकार जो है अनेक योजनाएं चला रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को अगर प्रभावी बनाना है तो लोगों के बीच में मोटिवेशन ज़रूरी है, और वो मोटिवेशन जो है आप उसके जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, और जब आप उसके जिज्ञासा बढ़ेगा, मतलब उसका दिल जो है करेगा कि हाँ हम सीखें, तो वह सीखेगा। तो उसके लिए देखते होइएगा कि गाँव में सरकार जो है विभिन्न योजना चला रही है जो लोगों के बीच में जो है सिखाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए जो है चल रहा है। तो जिज्ञासा, मोटिवेशन को आप जो है इस तरीक़ा से बढ़ा सकते हैं लोगों में, जो स्वास्थ्य शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है समझ, कंप्रिहेंशन। समझ के मतलब होता है कि नर्स को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय श्रोता या जिसे स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा रहा है उससे शिक्षा का स्तर, समझने की क्षमता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहली बातें हैं समझ, कंप्रिहेंशन। आप नर्स है, कम्युनिटी में गए, समुदाय में गए, गाँव में गए, लोगों के बीच में समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, अब आप 5-10 लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा देना शुरू भी कर दिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी लोग को स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं उनके समझ कितना है। ठीक है, उनके शिक्षा का स्तर कैसा है। ठीक है, तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समझने वाला होगा, जितना ज़्यादा उनका शिक्षा का स्तर होगा, तो वो जो है उतना ही ज़्यादा जो है स्वास्थ्य शिक्षा को भी समझ पाएगा। अगर मानिए एक बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी, गांव के कुछ महिलाएं जो होती है, पुरानी महिलाएं जो बिल्कुल पढ़ी नहीं रहती है, थोड़ा सा भी उसको आप कुछ बताएंगे तो नहीं समझ पाती हैं। तो ये जो है ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति सुनने वाला है हमारी बातों को, जो श्रोता है, और हम नर्स है तो हम स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, तो उस समय जो हमारी बात को सुन रहा लोग है, सुनने वाले जो श्रोता है, उनका शिक्षा का स्तर कैसा है और उनके समझने का जो है क्षमता कितना है, इसका ज्ञान कितना है, इस चीज़ को जो है आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को जो है नर्स को समझना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति को हम जो स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं उसके अंदर समझने की क्षमता और उसके अंदर जो है शिक्षा का स्तर कैसा है। जब इन बातों को आप समझ लेंगे कि उस व्यक्ति ये काबिल है, ज़्यादा टेक्निकल भाषा को, ज़्यादा जो है इसके अंदर शिक्षा का स्तर है नहीं, तो हम इसके कैसे स्वास्थ्य शिक्षा दें, ये आपको एज ए नर्स समझना पड़ेगा। तो समझ, कॉम्प्रिहेंशन जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5वां है गुड रिलेशन। गुड रिलेशन का मतलब होता है अच्छा संबंध। ठीक है,
अब मान गए अच्छा संबंध का मतलब क्या है कि जैसे आप नर्स है या कोई भी हम नर्स है या कोई भी नर्स होगा, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं तो नर्स ही होंगे आगे। तो नर्स है, आप गए, आपको मान के ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग दे दिया, ठीक है, और कभी कभी आपको समय समय पर गाँव में घूमकर या लोगों स्कूल में जाकर या कहीं कैंप करके लोगों को जो है स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, जो होता भी है। तो इसके लिए आप जब जाएंगे समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देने, तो आप लोगों के बीच में कैसा आप संबंध बना रहे हैं, ठीक है, लोगों की बातों को आप कैसे सुन रहे हैं, उनके डाउटों को, उनके भ्रम को, उनके जिज्ञासा मतलब उनके इच्छा को आप कैसे जो है खुल के चर्चा करने के लिए उससे जो है फ्रीडम दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं। अगर आपका और उनका रिलेशन अच्छा बन जाएगा तो जो स्वास्थ्य शिक्षा होगा प्रभावी और बेहतर होगा। अगर उस व्यक्ति और आपके बीच में संबंध अच्छा नहीं होगा, बातचीत अच्छा नहीं होगा, उटपटांग बातें होगा तो संबंध नहीं बन पाएगा, और जब अच्छे से रिलेशन नहीं हो पाएगा तो आप उसे स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर तरीके से प्रभावी ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो अच्छा संबंध स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए अच्छे संबंध होना चाहिए। ये संबंध जो है जन समुदाय के लोगों और नर्स के बीच हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अच्छे संबंध ध्यान में रखकर स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। छठा है प्रबल। प्रबल मतलब होता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रबल। स्वास्थ्य शिक्षा के विषय को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय दोहराना चाहिए जिससे कि वह जन समुदाय द्वारा अच्छे से ग्रहण की जा सके। प्रबल के मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कितना ज़्यादा जो है आप इफेक्टिव प्रभावी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है उसका असर रहा है लोगों के बीच में। मेरे डियर, आप जब नर्स बनेंगे, जब आप स्वास्थ्य शिक्षा देने जाएंगे अपने समुदाय में, समुदाय मीन्स कहा जाए तो गाँव में, जब गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे स्वास्थ्य शिक्षा देने, तो आपको एक चीज़, उसको स्वास्थ्य शिक्षा को प्रबल रेनफोर्समेंट करने के लिए आपको बार बार जो है उसके टॉपिक को स्वास्थ्य शिक्षा को देते समय तो दोहराना चाहिए। जैसे हम जो है स्वच्छता के ऊपर जो है लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा देंगे तो बार बार जो है हमें उससे स्वच्छता दोहराएंगे ताकि लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि अगर वो नहीं जान पाएगा तो लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर स्वच्छता है क्या, जो बार बार स्वच्छता कर रही है, यह नर्स बार बार स्वच्छता कर रही है, क्यों कर रही है, ये स्वच्छता है क्या, लोगों के मन में सवाल उठेगा। और जब वो सवाल उठेगा तो आपके और उसके बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए कि वो बेहिचक बिना किसी जो है हेजिटेशन के, शर्मिंदगी के आपसे सवाल पूछ सके। तो जो बार बार आपके द्वारा दोहराए गए चीज़ों जो उसके मन में उठेगा और संबंध अगर अच्छा रहेगा, अच्छे संबंध होंगे तो क्या होगा, वो सवाल पूछेगा, और जब आप सवाल पूछेगा तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, उसे समझाएंगे जिससे वो समझ पाएगा। तो प्रबल बनाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को आपको क्या करना होगा कि जो भी टॉपिक पे आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं उसे बार बार जो है क्या करना पड़ेगा, दोहराना चाहिए, जिससे जो है लोग के बीच में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़े और ज़्यादा जो है लोग इससे अपने अंदर ग्रहण कर सके, ठीक है। तो जो है प्रबल होना चाहिए। नेक्स्ट में स्वास्थ्य शिक्षा ऐसा हो जो करके सिखाना। जैसे आप नर्स हैं, ठीक है, आप स्वास्थ्य शिक्षा के समय प्रक्रिया को अगर दिखाया जाए तो और अधिक प्रभावी होता है। जैसे ORS के घोल बनाकर दिखाने से जन समुदाय के उसे बनाने में सरलता होती है। देखिए, मैं 7वां पॉइंट है कि करके सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग। मानिए आप नर्स है, आप ORS के बारे में मतलब डिहाइड्रेशन कैसे होता है, इसको कैसे दूर करना चाहिए, तो इस बारे में आप जा रहे हैं समुदाय में एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देने, ठीक है। तो अगर वो स्वास्थ्य शिक्षा को आप करके दिखाएंगे लोगों के बीच में, मानिए 10 आदमी के बीच में आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, ORS पर। ORS डिहाइड्रेशन कब होता है, डिहाइड्रेशन जब बहुत ज़्यादा जो है दस्त हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, ये सब होता है, तो होता है ना डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन में ORS बहुत कारगर होता है। तो ORS मान गए लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो लोग उसे अपने घर में भी बना सकते हैं। तो बनाने की प्रक्रिया, जैसे पानी लेंगे कितनी मात्रा में जो आदमी पी सके, उसके बाद जो है नींबू हल्का ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा चीनी लेंगे, थोड़ा जो है नमक लेते हैं और इस प्रकार से उसे मिक्स करते हैं। तो इस सब का एक मात्रा होनी चाहिए। तो इसके बनाने के जो तरीका है, अगर आप उस स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत लोगों के बीच बताएंगे करके, तो जो है ज़्यादा लोग जो है उसको अपने अंदर ग्रहण कर पाएगा। तो वही कहता है, इसी से संबंधित और सारे चीज़ के बारे में अगर स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो उसे अगर करके आप सिखाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि करके सिखाना मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। एंड लास्ट वाला एक बनता है आपके स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत में रुचि। रुचि का ये मतलब होता है इंटरेस्ट। स्वास्थ्य शिक्षा का विषय श्रोता जन समुदाय की रुचि और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। अब आप समुदाय में किस टॉपिक को लेकर जा रहे हैं, तो पहले ये टॉपिक आपको डिस्कस कर लेना पड़ेगा पहले ही कि यह लोगों के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है, इसमें लोग की नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका विषय जो है लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, उनके आवश्यकता के अनुसार है या नहीं, उनको रुचिदार है या नहीं। अगर उनके रुचि का होगा, उनकी आवश्यकता का होगा तो लोग आएंगे,
सीखेंगे। अगर उनके रुचि और उनके आवश्यकता का नहीं होगा तो लोग जो है भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना, लोग आएंगे ही नहीं, या फिर आएंगे भी तो बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। तो रुचि और किसी भी काम में रुचि और आवश्यकता, ये दो महत्वपूर्ण रखता है उसके सफलता के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपको 8वां होता है इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें आप जब किसी भी चीज़ व्यक्ति को ये 2 चीज़ें हो जाएगा तो वो चीज़ें सफल होता है। तो इस प्रकार से मैंने 8 पॉइंट आपको नर्सिंग स्वास्थ्य शिक्षा का मैंने सिद्धांत बता दिया। आपको पहले ये पॉइंट को याद रखना है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जैसे ही कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो पॉइंट बाय पॉइंट में उसके अंदर दिया हो, तो पहले उस पॉइंट को ध्यान में रखें, उस मेन पॉइंट को ध्यान में रखें। जैसे मैंने यहाँ पे 8 पॉइंटें बता दिया, तो पहले आप इस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिए। और जब पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा ना कि स्वास्थ्य शिक्षा में हमें कितना पॉइंट लिखना है, तो 8 पॉइंट। अब ये 8 पॉइंट आपके इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पॉइंट अगर ध्यान में रहेगा तो आप अच्छे से खुद से भी डील कर दीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब सबके मैं अभी क्लियर कर दिया हूँ, तो खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके इंग्लिश दिए गए हैं। ऊपर जितना हम लोग हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल को पढ़े हैं, यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं। आप लोग इसको बेहतर तरीके से इंग्लिश वाले जान सकते हैं। देखिए मेरा यही मानना है कि अगर आप हिंदी में 50% बात को भी अगर हमारे समझ जा रहे हैं तो इंग्लिश लिखना आसान हो जाएगा। और इंग्लिश में भी मैं PDF दे ही रहा हूँ, जिसको आप लोग पढ़ के 100% कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि दोनों बताने का मतलब है कि बहुत जो है एक ही क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा और बहुत समय लग जाएगा। तो इस कारण से मैं शुरू में बताता भी था, जिसके कारण मैं देखा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है वीडियो, तो इसलिए मैंने एक ही लैंग्वेज में बता रहे हैं और एक ही लैंग्वेज में बता देंगे, दोनों के लिए यूजफुल है, ठीक है। लेकिन थोड़ा मेहनत इंग्लिश वाले को करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। ये भी प्रश्न आपके मोस्ट VVI है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, VVI है मेरे डियर। अब जो हम स्वास्थ्य शिक्षा देखे हैं, ठीक है ना, स्वास्थ्य शिक्षा, वो स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा, उसका क्या पर्पज होता है, किन पर्पज के साथ हम किसी को स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। कहीं ना कहीं हर एक कामों का एक उद्देश्य होता है उसके पीछे, तो स्वास्थ्य शिक्षा के पीछे भी क्या उद्देश्य है, उसका क्या मकसद है। तो ये चीज़ को पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स या पर्पज को। साथ में इन स्वास्थ्य शिक्षा देने में नर्स की क्या भूमिका, क्या रोल है, इस चीज़ को पूछेगा। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आपसे पूछेगा तो कहेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका बताए, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत बताए, ठीक है, और स्वास्थ्य शिक्षा होते क्या है बताए 10 नंबर में। इस तरीके से पूछता है। तो आप ये मत कहिएगा कि हम ये क्वेश्चन ज्वाइंट में पढ़ाए हैं। आपको दिमाग लगाना है कि मैं स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका बता दिया तो आपको भी लिखना है, या स्वास्थ्य शिक्षा में उद्देश्य पूछ ले तो उद्देश्य लिखना है, या दोनों पूछ ले तो दोनों लिख दीजिएगा। तो ये दिमाग आपको लगाना है, इतना छोटा छोटा चीज़ें नहीं बताना चाहिए। अब हम लोग आ गए इसके उत्तर पर। सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का क्या जो है उद्देश्य, क्या मकसद होता है, किन मकसदों के साथ स्वास्थ्य शिक्षा दिए जाते हैं। पहला पॉइंट है जन समुदाय को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना। अब स्वास्थ्य शिक्षा देने का मकसद यही होता है, उद्देश्य यही है कि लोगों को, जन समुदाय मतलब समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। तो पहला पॉइंट ये हो गया। बहुत आसान है, सोच के लिखिएगा तो खुद से भी लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा का क्या क्या जो है मकसद है, क्या क्या उद्देश्य है, हम क्यों देते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जो गलत धारणा उसे दूर कर जीवन शैली में परिवर्तन लाना। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जो गलत अवधारणा है, ठीक है ना, कि स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे रोग है जो व्यक्ति को कभी जो है दूर होता नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी गलत धारणाओं को जो है व्यक्ति से दूर करके उसके जीवन शैली को बदलना, परिवर्तन लाना स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए, यह एक उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट है जन समुदाय को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं प्लानिंग को अवगत कराना, उन्हें जागरूक करना। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं गाँव में, ठीक है ना, समुदाय में, जो सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना चल तो रहे हैं बट लोगों तक पता ही नहीं रहता है, ठीक है। तो जो भी स्वास्थ्य की योजना चलता है सरकार के द्वारा, उससे जन समुदाय में इसी स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बताया जाता है। तो यह एक उद्देश्य होता है कि योजनाओं के बारे में जानकारी देना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता करना, ठीक है। तो यह जो है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य हुआ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे समाज में फैलने वाली बीमारियों के लक्षण व उनसे बचने के उपाय के बारे में जन समुदाय को आवश्यक जानकारी देना। अब यहाँ पे क्या है कि जो समाज में फैलने वाला बीमारी है, जो फैलता हो, जैसे हैजा हो गया, TB हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो फैलता है, तो उसके लक्षण कैसे होंगे, उनसे हम कैसे बचेंगे, इसके बारे में लोगों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना, जानकारी देना, यह जो है आपके उद्देश्य होते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बताया स्वास्थ्य शिक्षा का। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो स्वास्थ्य शिक्षा के क्यों जो है आवश्यक है, क्यों दिया जाता है, इसका क्या मकसद है, आप खुद से भी इसमें 10 पॉइंट बना सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को जो है जागरूक कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को जो है
मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। जो है स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को जो है जन समुदाय में उपस्थित हर एक योजनाओं को लाभ के बारे में जो है जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें जो है आप स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर उसके उद्देश्य के अंदर लिख सकते हैं, बशर्ते आपको अपना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। बाकी ये मैं जो 4 पॉइंट बताया हूँ, इसी 4 पॉइंट के तरह और सारे पॉइंट को आप बनाकर लिख सकते हैं और 10 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अपना दिमाग लगा के 10 पॉइंट भी जरूर लिखिएगा। 4 पॉइंट तो यहाँ बता दिए, 10 पॉइंट आप इसको करिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो 4 पॉइंट ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन है। अब आता है स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका, रोल ऑफ नर्स एज ए हेल्थ एजुकेटर। मतलब एक शिक्षक के रूप में जो नर्स हेल्थ एजुकेशन देगी, जो एजुकेशन देता है उसे एजुकेटर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन देने वाला। तो हेल्थ एजुकेटर, नर्स एक हेल्थ एजुकेटर के रूप में होती है जो स्वास्थ्य शिक्षा देती है, इसीलिए उसे हेल्थ एजुकेटर कहते हैं, ठीक है, देने वाली। तो मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में एक नर्स का भूमिका कैसा हो सकता है, इस चीज़ को बताना है। एक नर्स जो है स्वास्थ्य शिक्षा देने में उसका भूमिका कैसा हो सकता है, इस चीज़ को हमसे क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में या स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका निम्नलिखित हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि चाहे आपसे स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में नर्स की भूमिका पूछे या स्वास्थ्य शिक्षा में ही नर्स की भूमिका पूछ ले, बात दोनों का सेम ही है। चाहे स्वास्थ्य शिक्षा में कौन देगा शिक्षा, तो नर्स ही देगी, तो उसका भी भूमिका, ठीक है। या स्वास्थ्य शिक्षक मतलब एक हेल्थ एजुकेटर के रूप में, ठीक है ना, नर्स की भूमिका, तो दोनों कंडीशन में नर्स ही करेगी, तो बात वही है। चलिए भूमिका को देखते हैं। मेरे डियर, जन समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य का आकलन कर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स उनकी समस्याओं को दूर कर सकती है। अब होता यह है कि जब समुदाय में शिक्षक के रूप में नर्स जो होती है, तो उसका भूमिका होता है कि वह लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उनकी समस्याओं को दूर कर सके, पहला पॉइंट, ठीक है, ये भूमिका होता है। क्योंकि जो नर्स है वो तो कोई भी काम करेगी वह लोगों के लिए ही करेगी, तो स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रही है तो लोगों के लिए ही दे रही है, उसकी समस्या के दूर करने के लिए ही दे रही है। तो पहला पॉइंट उनके आकलन करके उनके स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्यक्तिगत पारिवारिक समूह में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए योजना बनाती है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि व्यक्तिगत तौर पे और पारिवारिक समूह में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए योजना बनाती है। नर्स का एक भूमिका होता है, वो चाहे तो पर्सनल रूप से भी या पारिवारिक रूप में भी या ग्रुप में भी स्वास्थ्य शिक्षा देने के प्लानिंग कर सकती है, योजना बना सकती है, ठीक है। चलिए, तो यह भूमिका है। तीसरा देखिएगा, उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति हुआ तो वह सामूहिक स्वास्थ्य शिक्षा देती है। अब मान गए किसी को ज़रूरी है कि व्यक्तिगत तौर पे ही उस चीज़ को उसको बताया जाए स्वास्थ्य के बारे में, तो व्यक्तिगत हो जाएगा। अगर ये लगेगा कि नहीं इस समूह में दिया जा सकता है जिससे 2-4 और लोगों को लाभ हो जाए, तो वह तय करती है उनकी आवश्यकता के अनुसार कि हमें कैसे जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना है। इसका रोल जो है नर्स का होता है तय करने का, ठीक है। चलिए, कि हमें व्यक्तिगत पर देना है या सामूहिक स्तर पर देना है, तो ये हो गया पॉइंट। चौथा पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जन समुदाय को आसानी से समझने के लिए सरल भाषा का चयन करती है। वह स्वास्थ्य शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स व स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभावी विधियों का उपयोग करती है। अब जो नर्स होती है एक हेल्थ एजुकेटर या स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में, उसका भूमिका ये होता है कि वह ऐसे भाषा का चयन करती है जो आसान हो, सरल हो। स्वास्थ्य शिक्षा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वह चाहे तो ऑडियो विजुअल एड्स का माध्यम जो है सहारा ले सकती है। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कि जिसको दिखाकर जिसको और ज़्यादा बेहतर और आकर्षक तरीके से हम शिक्षा को बना सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल बोर्ड है और एक डिजिटल बोर्ड है, तो दोनों में अट्रैक्टिव कौन हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड हमारा ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएगा। उसी प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा में भी तरह तरह के माध्यम अपनाए जाते हैं ताकि लोगों को बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके, ठीक है, शिक्षा। ये हो गया। और स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए और सारे विधियों का उपयोग करती है, तो यह भी जो है भूमिका होता है। ओके, नर्स का क्या भूमिका हो जाएगा, तो प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या करेगी, ये भूमिका। नेक्स्ट है, जन समुदाय को स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अब जो नर्स होती है वह जन समुदाय मतलब लोगों के बीच में जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य के नज़रिए से बेहतर करने के लिए उसे स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। मतलब वह लोगों में स्वास्थ्य को बेहतर और स्वास्थ्य हित में जो है अपनाने के लिए अपने जीवन शैली को प्रेरित करती है। तो यह जो है नर्स का एक भूमिका होता है, ठीक है। छठा पॉइंट देखिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए श्रोता को अपनी शंकाओं व जिज्ञासा को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। अब जो नर्स होती है वह लोगों में जैसे जाई गई और स्वास्थ्य शिक्षा दे दी। अब जो चीज़ें हम भाषण कर देंगे किसी के सामने जाकर, तो जाहिर सी बातें हैं कि सामने वाले को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मन में उठेंगे। तो ये जो जिज्ञासा है लोगों के बीच में, जो शंका हो सकता है या जो जिज्ञासा हो सकता है जो हम स्वास्थ्य शिक्षा दिए हैं उससे संबंधित, तो उससे जिज्ञासा और शंकाओं को दूर करने के लिए हम उससे मोटिवेट करेंगे लोगों को कि आप हमसे सवाल को पूछे। एज ए नर्स मेरा ये भूमिका है, मेरा ये दायित्व है कि लोगों को हम मोटिवेट करें कि सवाल हो पूछे, अपने शंकाओं और जिज्ञासा को दूर कर सके। तो ये पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट भूमिका होता है नर्स का कि टीकाकरण, संतुलित आहार, परिवार नियोजन, पर्यावरणीय व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जानकारी देती है। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 अलग अलग पॉइंट बन सकता है, इसको यहीं पे हम लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं ताकि पेज ज़्यादा ना हो। आप क्या लिखिएगा कि नर्स जो है टीकाकरण के बारे में बताती है स्वास्थ्य शिक्षा में। नर्स जो है कैसे संतुलित आहार और एक अच्छा आहार लेना है, इसके लिए भी जो है देती है शिक्षा, ठीक है ना। अगला सब पॉइंट बनाते जाइएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है जन समुदाय के लोगों में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बताती है स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से, तो यह भी एक भूमिका होता है। तो सब अलग अलग पॉइंट करते जाइएगा, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के बारे में बताती है, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन, सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में बताती है, ठीक है। मतलब वह स्वच्छता और सुरक्षा दोनों के बारे में जानकारी देती है। तो देख लीजिए 5 पॉइंट यहीं से आ गया, तो ये हो जाएगा 7 5 12 पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाने होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः जो नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगा, उसको जो है स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेटर के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से आपका दोनों प्रश्न हो गया आपका यहाँ पे इंड मतलब समाप्त।